नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे भारत और नेपाल के रिश्तों के बारे में। कैसे नेपाल जो भारत का एक अभिन्न अंग था, आज भारत के साथ टकराव की स्थिति में है। कैसे चीन के इन्फ्लुएंस में आके और भारत की कुछ गलतियों के कारण नेपाल हमारे हाथ से खिसकता जा रहा है और चीन के प्रभाव में आ रहा है। दोस्तों इस टकराव की स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सन 2015 मधेशी आंदोलन। उस मधेशी आंदोलन के दौरान भारत ने नेपाल के साथ अपने जो रूट थे, ट्रेड पास, जहां से गुड्स ट्रक नेपाल में जाते थे भारत से, उनको ब्लॉक कर दिया था। ये ट्रेड पास ब्लॉकेज जो है वो 23 सितंबर 2015 से मार्च 2016 तक रहा, यानी 6 महीने तक। 6 महीने तक नेपाल के अंदर भारत के थ्रू कोई भी सप्लाई नहीं गई, जिसका कि नेपाल की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ा। दोस्तों मधेशी आंदोलन पहली बार नहीं हुआ था। सन 2005, 2007, 2008 के अंदर भी मधेशी आंदोलन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों ये ब्लॉकेज जो है ट्रेड पास की, ये भी पहली बार नहीं हुई। 1969 यानी 1969 और 1989 में भी भारत ने इसी तरह नेपाल का जो ट्रेड पास है, जहां से उसके गुड्स जाते हैं भारत थ्रू होकर, उनको ब्लॉक किया था। 1989 में तो ये ब्लॉकेज जो है वो 15 महीने के लिए किया गया था, क्योंकि नेपाल जो है वो चाइना से आर्म्स, वेपन्स खरीदने की परियोजना चला रहा था। सो दोस्तों इसका नेगेटिव असर नेपाल के ऊपर ये हुआ कि नेपाल की सरकार को ये सोचना पड़ा कि क्या हमें भारत के ऊपर अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी, क्या अकेला एकमात्र भारत ही हमारे पास ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों जैसे आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे कि नेपाल अपना बॉर्डर जो है वो चीन और भारत के साथ शेयर करता है। चीन के साथ जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पे जो है वो माउंटेन्स हैं, टेरेंस है, रिवर्स हैं, इसलिए वो इलाका प्लेन नहीं है, वहाँ पे इतने ईजी रोड्स नहीं हैं। पर जहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के साथ नेपाल का रोड जो है वो मैदानी है, समतल है, इसलिए नेपाल का जो ट्रेड है वो ज़्यादातर भारत के इस रास्ते से जो है चलता है। इसलिए नेपाल को इस ब्लॉकेज ने ये सोचने में विवश कर दिया नेपाली लोगों को कि हमें भारत के अलावा भी एक ऑप्शन, एक देश जो है रास्ता अपने पास रखना होगा। सो दोस्तों इसी से उत्थान हुआ इस कटुता का, इस दुश्मनी का, या हम जिसे कहते हैं वैचारिक मतभेद का। सो दोस्तों इसके लिए दूसरा कारण जो है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है बिजनेस। यानी बिजनेस के लिए जो नेपाल है वो जैसे रोड यूज़ करता है भारत के, उसी प्रकार नेपाल जो है वो सी पोर्ट, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, आप मैप में आपने देखा था, तो नेपाल जो है वो भारत के बंगाल में कोलकाता पोर्ट को यूज़ करता है। इसके अलावा पीछे आपको पता है कि कोलकाता में काफ़ी कंजेशन रहता है, वहाँ लेबर की समस्या है, तो नेपाल सरकार ने भारत सरकार से परमिशन मांगी थी कि वो विशाखापट्टनम का पोर्ट भी यूज़ कर सकें। इसके बावजूद भी विशाखापट्टनम पोर्ट परमिशन मिलने के बावजूद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि जो नेपाल से आने वाले जो नेपाली शिप्स थे, जो नेपाल का गुड्स शिप लेके आते हैं, उनको 3-3 महीने तक क्लियरेंस नहीं मिलती थी। इसके अलावा जो रोड से आने जाने वाले ट्रक या कार्गो थे, उनको ओरिजिनल बिल और अदर फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ता था, जिस कारण वो ट्रक भी कई कई दिनों तक बॉर्डर पे अटके रहते थे। ये एक तरीके से दोस्तों एक अनप्रोफेशनल अप्रोच थी भारत जो है डिपार्टमेंट्स के द्वारा, जिसने नेपाल को फिर से ये सोचने में मजबूर किया कि कहीं ना कहीं हमें भारत से नेपाल की आत्मनिर्भरता को कम करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें चाइना की, तो चाइना ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। सबसे पहले उन्होंने नेपाल को एंट्री पास, यानी अगर कोई भी नेपाल का कार्गो, कोई ट्रक चाइना के अंदर एंटर होता है तो उसको किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, उसे सिर्फ एक पास और एक बिल की कॉपी, ना कि ओरिजिनल बिल, सिर्फ बिल की कॉपी दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा चीन ने नेपाल को अपने 4 पोर्ट, सी पोर्ट जो है यूज़ करने की इजाज़त दे दी है। इससे जो है चीन को एक तरीके से नेपाल के अंदर एक्सेस करना मिल गया और नेपाल को भारत से निर्भरता कम हो गई। दोस्तों यहाँ भारत के लिए एक राहत की बात सिर्फ ये है, कोलकाता पोर्ट नेपाल बॉर्डर से 750 किलोमीटर दूर है और विशाखापट्टनम पोर्ट 1350 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं चीन का सबसे नियरेस्ट पोर्ट जो है वो नेपाल से 3500 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके अलावा एक डिसएडवांटेज ये भी है कि नेपाल के पास उस तरह का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो चीन तक अपने ट्रक, अपने गुड्स को ईजिली पहुंचा सके। सो अभी भी जो है नेपाल काफ़ी हद तक भारत पर निर्भर है, पर यह सारी उम्र के लिए ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि चीन जो है वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर प्रोजेक्ट बना रहा है। अभी एक लेटेस्ट जो है ट्रांजिट पास जो उन्होंने डेवलप किया है, जो 1 फरवरी 2020 को खुल गया है, जिसके अकॉर्डिंगली, इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग नेपाल के गुड्स, चाइना के गुड्स जो है वो इस रोड के थ्रू इजीली जाएंगे। और अब जो है चाइना और नेपाल, कजाकिस्तान देश की थ्योरी के ऊपर अपना रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो अपने गुड्स को ईजिली सी पोर्ट के थ्रू
नेपाल से चाइना के बीच में मूव कर सकें और भारत के ऊपर निर्भरता जो है बिल्कुल कम कर सके। अब दोस्तों इसमें नेपाल का भी एक फ़ायदा है, नेपाल चाइना के थ्रू या चाइना सी पोर्ट के थ्रू साउथ एशिया की कंट्रीज़ को भी हिट करना चाहता है ताकि वो वहाँ पे अपने गुड्स को बेच सके। सो दोस्तों एक तरीके से ये भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब दोस्तों दूसरा कारण, जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना ही है कि भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक बाईपास, एक पास जो है, एक इलाका है दोस्तों कालपानी। ये कालपानी इलाका जो है वो उत्तराखंड, आप मैप में देख सकते हैं, उत्तराखंड के बॉर्डर पे है जो नेपाल के साथ बिल्कुल टच होता है। इस बॉर्डर के या कालपानी के बिल्कुल वेस्ट में ये बाईपास बनाया गया है जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को होके निकलता है। सो दोस्तों नेपाल का कहना है कि ये जो इलाका है, ये बाईपास या कालपानी इलाका जो है, ये उनकी टेरिटरी का हिस्सा है और भारत का कहना है कि ये जो कालपानी इलाका है ये उत्तराखंड की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। सो यहीं से दोस्तों टकराव की स्थिति आती है। पर दोस्तों मेन बात यह है कि आज नेपाल, जो कभी भारत के सामने, जिसने कभी भी अपनी गर्दन नहीं उठाई, आज चाइना के प्रभाव में आके भारत के सामने बॉर्डर के अपनी फोर्सेस को तैनात कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, चाइना का इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ा हुआ है कि आज आप देख सकते हैं नेपाल के हर स्कूल के अंदर सेकंड लैंग्वेज जो है वो चाइना की मैंडेरियन है। चाइना से जो है टीचर्स आके वहाँ पे बच्चों को मैंडेरियन पढ़ा रहे हैं। इसी से आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि चाइना जो है किस प्रकार नेपाल के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक घटना और मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अभी हाल ही में वहाँ की रूलिंग पार्टी, नेपाल की रूलिंग पार्टी के जो पार्टी है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, जिनको हम प्रचंड भी कहते हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पीके ओली को कहा था कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें, प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दें। पर चाइना के इन्फ्लुएंस में और चाइना के प्रभाव में आके फिर से चाइना ने इस अनस्टेबिलिटी को बचा लिया और दोबारा पीके ओली को, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के बहुत ही क्लोज माने जाते हैं, उनके थ्रू उन्होंने अपनी सीट को बचाया। और यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो काम पहले भारत के द्वारा किए जाते थे, जो इंटरफेरेंस, जो होल्ड पहले भारत का नेपाल के अंदर था, अब वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और वो सारा का सारा जो है दारोमदार और वो जो अपना रोल है वो चाइना ले रहा है। यहाँ पे दोस्तों हमें अपनी कूटनीति को दोबारा से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, क्योंकि नेपाल भी ये जानता है कि उसे भारत का सहयोग सारी उम्र नहीं चाहिए और वो चीन के थ्रू भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।